पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स को डील करेंगे। फर्स्ट बुक जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके थी। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया की क्या पोजीशन है, साउथ एशिया हमने देखा, यूरोपियन यूनियन देखा, बाईपोलरिटी का एंड देखा, यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी को हमने देखा। इस वाले बुक में हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि इंडिया को क्या क्या चैलेंज को फेस करना पड़ा, इंडिया की इकोनॉमी 1947 के टाइम पे कैसी थी, कैसे उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, या फिर इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेज आए हैं, इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ युद्ध हुआ है, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा था, गवर्नमेंट कैसे कैसे चेंज हुई है। तो उसी में से फर्स्ट चैप्टर आपका चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें हमने देखना है 1947 में जब इंडिया जो है आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब उसके सामने मेजर चैलेंज कौन थे, क्योंकि एकदम से एक नई कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुई थी, अभी तक उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ब्रिटिशर्स उसको चलाते हुए आ रहे थे। अब एकदम से जब ब्रिटिशर्स उसको छोड़ के जा रहे हैं तो इंडिया ने कैसे अपने आप को संभाला, उसके सामने मेजर क्या क्या चैलेंज आए, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सरकार का क्या रिस्पॉन्स था, सरकार ने किस तरह की उसको टैकल किया है, क्या आइडियोलॉजी को लिया, या फिर क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी, मेनली उस चैप्टर को हमें पढ़ना है। सो अपना चैप्टर हो जाएगा चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके इंट्रोडक्शन में यहाँ से हमें दिखा रखा है 1947 में फ्लैग होस्टिंग करते हुए हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में 15 अगस्त या फिर हम कह सकते हैं 14 अगस्त की आधी रात को हम आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद लाल किले से फ्लैग होस्टिंग करके प्राइम मिनिस्टर जो है जनता को संबोधित करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले टाइम में हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे और इंडिया को बड़े अच्छे से संभालेंगे। डेमोक्रेसी जो हमने एक सपना देखा था, आज़ादी हमारा स्वराज होएगा, उसको हम किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। फर्स्ट तो हमने देखना है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है आज़ाद हो जाता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये भी हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। Who addressed a special session of the Constitutional Assembly with the famous speech Tryst with Destiny। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्पीच ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट स्पीच विच ही गेव फ्रॉम द रेड फोर्ट इज कॉल्ड द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया ने या हमने अपनी डेस्टिनी के साथ एक समझौता किया था कि आने वाले टाइम में हम जो है आज़ाद हो जाएंगे और डेस्टिनी में जो हमारी डेस्टिनी में था वो हमने मिल गया है। तो इसको बोला जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। कई बार ये पूछा गया है कि उस स्पीच का नाम क्या था, फेमस स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो हम कहेंगे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि हमारी डेस्टिनी में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी कि आने वाले टाइम में इंडिया आज़ाद हो जाएगा और उसको डेस्टिनी ने आज़ाद कराया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं, जनता को एड्रेस करते हैं। इंडिया वॉज बोर्न इन ए वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज एज फ्रीडम केम विद पार्टीशन ऑफ द कंट्री विच मेड मैनी पीपल होमलेस। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि इंडिया की सिचुएशन बाकी कंट्री जैसी नहीं थी। इंडिया आज़ाद तो होता है लेकिन दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया का पार्टीशन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट जो चैलेंज हमें दिखाई देता है दिस इज द पार्टीशन। पार्टीशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। नेशनल मूवमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि काफ़ी टाइम से ये डिमांड उठती आ रही थी, ये चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने या ब्रिटिशर्स के सामने कि इंडिया को आज़ाद करते हुए क्या इंडिया इकलौता आज़ाद होएगा, यानी कि पूरा इंडिया एक में ही होगा, या फिर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पाकिस्तान की डिमांड काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठाई जा रही थी बार बार कांग्रेस की मीटिंग्स में। तो जब 1947 में फाइनली हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंडिया एक पार्ट्स में नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। और ये पार्टीशन इतना अब्रप्ट था, अनप्लान था कि इसमें हज़ारों लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। मास मूवमेंट होता है लोगों का इंडिया से पाकिस्तान,
पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो फर्स्ट चैलेंज की हम बात करेंगे कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर 1947 15 अगस्त, पहला क्या हमें चैलेंज फेस करना पड़ा था? दिस इज़ द पार्टीशन। इंडिया विच वॉज ए यूनाइटेड कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदू मुस्लिम थ्योरी को अपनाया गया था। रिलीजन के बेस पे इंडिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट हमने पढ़ना है कि पार्टीशन आया था, आज़ाद तो हुए हैं लेकिन इसके साथ ही पार्टीशन के साथ हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। अब मेनली हमने इसमें 3 चैलेंज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से मेजर 3 चैलेंज है वो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू सेव नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग द सोसाइटी एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हम कहेंगे कि हमारा जो नेशन है, अपने नेशन को शेप करना है, हम कह सकते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी। इस प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करके इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, बहुत से स्टेट हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहला चैलेंज था कि कैसे हम अपने आप को यूनाइट कर पाएंगे। इंडिया से हम देख रहे हैं कि 2 टुकड़े पहले ही हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि लोग नाराज़ हो जाए और इंडिया के फर्दर जो है पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाए। तो सबसे पहला चैलेंज था कि कैसे हम अपने आप को बांध के रख पाएंगे, इतनी सारी डाइवर्सिटी को हम कैसे समेट के रख पाएंगे और उन सबको हम गरीबी से, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर खींच पाएँ। तो फर्स्ट चैलेंज आप बताओगे कि हमें अपनी कंट्री को शेप करना था। इट वॉज टू शेप द नेशन जो यूनाइटेड भी रहे लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो है डाइवर्सिटी भी अपने आप में समाये रखे, साथ के साथ हम उसको जो है गरीबी से बाहर निकाल पाए, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करें, या फिर हमारी कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी ना हो, बेरोजगारी को हम एकदम से ख़त्म कर दें। सेकेंड चैलेंज हमारा हो जाएगा कि कैसे हम अपनी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर पाएँ, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। तो इंडिया को ये था कि अब हमें जो है लोगों के अकॉर्डिंग अपनी सरकार चलानी है, डेमोक्रेसी या फिर हम कह सकते हैं लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करके रखना है। तो सेकंड चैलेंज ये था कि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में जैसे हम पाकिस्तान के एग्जांपल लेंगे कि इंडिया के साथ ही 1947 में इंडिपेंडेंट होता है लेकिन वहाँ पे लगातार मिलिट्री टेक ओवर करती रहती है। और साउथ एशिया वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया या म्यांमार हो गया, सब में डेमोक्रेसी जो है एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। मिलिट्री कहीं पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बार बार वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है चेंज होता रहता है। तो इंडिया के सामने भी ये चैलेंज था कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो कैसे हम अपनी डेमोक्रेसी को संभाल के रख पाएंगे, कहीं इसका भी वैसा ही ना कॉन्सिक्वेंसेस निकले जैसा पाकिस्तान में निकला है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी पार्टी या कोई ऐसा आर्मी या पॉलिटिकल ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए और डेमोक्रेसी को ख़त्म ना कर दे। तो फर्स्ट चैलेंज हमने देखा है टू शेप ए नेशन विच विल गेट रिड ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है कि टू इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, कैसे हम डेमोक्रेसी को संभाल के रख पाएँ। और ये इंडिया ने बड़े अच्छे से किया है कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं और आज के टाइम पे हम 2023 में हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में कहीं पे भी कोई कमी नहीं आई है। हल्का फुल्का हम देखेंगे 1975 में जब इमरजेंसी को अनाउंस किया गया था तो थोड़ा सा लगता है कि डेमोक्रेसी को छोड़ के डिक्टेटरशिप बनने की कोशिश करी है, लेकिन उसको भी तुरंत ठीक कर लिया गया था थोड़े टाइम के बाद। तो डेमोक्रेसी जो हमने ये सपना देखा था, सेकंड चैलेंज जो था, इसको इंडिया ने बड़े अच्छे से ठीक किया है। तो सेकंड चैलेंज आप ध्यान रखोगे, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का चैलेंज है कि कैसे हम अपनी डेमोक्रेसी को बना के रखेंगे। और ये आज के टाइम पे भी इंडिया अच्छी खासी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड चैलेंज था कि इट वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। तीसरा ये था कि हम जो है पूरे देश का विकास कर पाएँ, सबका वेल बीइंग के ऊपर ध्यान ना दें और सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कुछ सेक्शंस का ध्यान दें, जो अमीर लोग हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करें। हमें रिच और पुअर दोनों का ध्यान रखना है, सबको गरीबी से बाहर निकाल के रखना है, यानी कि हर एक के ऊपर हर कोई जो है इक्वल है, हर किसी की वेलबींग के ऊपर काम करना है। और गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में अच्छे खासा एफर्ट्स भी लगाए हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करी हैं या पॉलिसी लेके आई है जिससे वो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी
की हेल्प कर पा रही है। तो थर्ड चैलेंज आप यही कहोगे कि कैसे हम हर किसी को ध्यान में रखते हुए अपने पॉलिसी को बनाए, अपने डिसीजंस को बनाए, कैसे हम सिर्फ एक सेक्शन को फेवर ना करे सरकार बल्कि सबको साथ में लेके चले। तो थर्ड चैलेंज आपका ये हो जाएगा। तो तीनों है, फर्स्ट है कि यूनिटी विद डाइवर्सिटी वाले कंसेप्ट को साथ लेके चलेंगे। सेकंड हो जाएगा कि कैसे हम अपने डेमोक्रेसी को बना के रख पाएंगे, ट्रू डेमोक्रेसी ला पाएंगे। और थर्ड चैलेंज हो जाएगा कि हम सिर्फ कुछ लोगों की भलाई के बारे में ना सोचें बल्कि पूरी सोसाइटी के भलाई के बारे में हम सोचें, सबका एक साथ विकास हो पाए। तो सबका विकास जो थर्ड वाले कंसेप्ट में हो जाएगा। तो मेनली ये 3 चैलेंज हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैलेंज जो हमने देखा है, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन कैसे हुआ, उसके बाद लोगों को कैसे डिस्प्लेस किया गया, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके आते हैं, यहाँ से हमने पढ़ना है। तो यहाँ से पिक्चर से हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि इंडिया जो पहले एक यूनाइटेड कंट्री था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। ये ट्राई कलर इंडिया को दिखा रहा है, हमारा फ्लैग है, और ये वाला जो है ये हम कहेंगे पाकिस्तान है। तो इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आधी रात को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक इंडिया होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। रिलीजन के बेस पे हिंदू और मुस्लिम्स के बेस पे हिंदू जो है इंडिया में रहेंगे, लेकिन बाद में हमने सेकुलर नेचर को अपनाते हुए मुस्लिम्स भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो सेकुलर नेचर का इंडिया हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान मेनली जो है मुस्लिम्स के लिए बना हुआ, उसने अपने आप को एक मुस्लिम नेशन जो है अनाउंस कर दिया। तो फर्स्ट हमने यही पढ़ना है ऑन 14 to 15 अगस्त। तो फर्स्ट चैलेंज अब ध्यान रखोगे, हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्टीशन कब होता है, कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कराया जाता है, लोगों का लाखों की संख्या में जो है इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो उनको किस टाइप से, क्या वो प्लानिंग के साथ किया गया था, क्या लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी, उनका मर्डर हुआ था, वो डिस्प्लेसमेंट कैसा था, ट्रेजिक था या फिर स्मूथ हो गया, पीसफुल तरीके से चला डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे। और उनको दोबारा से कैसे रिहेबिलिटेट किया गया, उनकी दोबारा से विस्थापन उनका कैसे हुआ, क्या उनको प्रॉपर जो है घर डिस्ट्रीब्यूट कराए गए या ज़मीनें दी गई उनको। तो रिहेबिलिटेशन क्या प्रॉपरली सरकार ने किया या फिर लोग ऐसे ही रेफ्यूजी कैंप में पड़े रहे, उनके पास खाने को रहने को कोई जगह नहीं थी। तो पूरा पार्टीशन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 2 नेशन स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 को अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी। अच्छा, ये हुआ किसके अकॉर्डिंग था, ये आप ध्यान रखोगे। 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत के अकॉर्डिंग इंडिया को डिवाइड किया गया था। इट वाज एडवांस बाय मुस्लिम लीग। इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट द 2 पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। अच्छा, हिंदू ने कभी ये डिमांड नहीं करी थी कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, वो हर एक रिलीजन को, हर टाइप के सेक्शन को साथ में रखना चाहते थे। ये डिमांड जो थी मुस्लिम लीग की थी कि उनको अपने मुस्लिम्स के लिए अपनी एक अलग से कंट्री चाहिए थी जिसको वो पाकिस्तान का नाम देते हैं। तो ये जो 2 नेशन थ्योरी थी ये उठाई जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें ये कहते हैं कि इंडिया एक नहीं होगा बल्कि जो है 2 नेशन हो जाएंगे हिंदू और मुस्लिम के आधार पे। तो ये आप धर्म ध्यान रखोगे। 2 नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम। नेक्स्ट है, दिस इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। मुस्लिम लीग ने डिमांड करी कि उनके लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए और जिसको वो नाम देंगे पाकिस्तान। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस इसके लिए अपोज करते, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हमारे 2 टुकड़े हो जाएं। तो काफ़ी टाइम से ये डिमांड जो है लगातार चलती आ रही थी, लेकिन फाइनली जब मुस्लिम लीग जो है इंडिया में आने को एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। Several political development in 1940, the political competition between the Congress and the Muslim League and the ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे हमने देखा काफ़ी टाइम तक आपस में स्टिफ कंपटीशन चलता रहता है कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में लगातार स्ट्रगल में थी, लगातार जो है कंटिन्यू प्रयास कर रही थी, और मुस्लिम्स के लिए जो पार्टी थी वो हम कहेंगे मुस्लिम लीग। दोनों में लगातार कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन फाइनली कांग्रेस को मुस्लिम लीग की डिमांड को मानना पड़ता है और इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो है
इस्टेब्लिशमेंट होती है, इनके डिसीजन को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे भी दिखा रखा है पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब एक तो ये हमने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लगातार ये एक स्टिफ कंपटीशन था कि बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। इसमें मुस्लिम लीग जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी वो जीत जाती है और कांग्रेस को ये मानना पड़ता है कि अब पाकिस्तान बनना पड़ेगा, इंडिया के को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। अब उस प्रोसेस को देखेंगे कि क्या वो प्रोसेस स्मूथ था, इजीली हो गया या फिर उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रोसेस किस तरीके से हमने पार्टीशन किया है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, फर्स्ट द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंट्स ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। कह रहे हैं कि पार्टीशन डिवाइड करना, बंटवारा करना हमें आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट। नो सिंगल बेल्ट का मतलब ये है कि मान लो ये एक स्टेट है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ बीच से हम लाइन नहीं खींच सकते, हम यहाँ पे लाइन नहीं खींच सकते, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं। तो कोई ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जिससे हम ये कह दें कि इसके उधर हिंदू है, इसके इधर जो है मुस्लिम है। यानी कि हम जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको हिंदू का परसेंटेज भी मिल जाएगा और आपको कुछ घर जो है मुस्लिम्स के वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो कोई सिंगल बेल्ट ना होना, कैसे एक एक को ढूंढ के निकाला जाएगा, कैसे हम उनको डिवाइड कर पाएंगे, कहाँ से हम बॉर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, पार्टीशन कर पाए, ये बड़ा चैलेंज था। तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि प्रोसेस में डिफ़िकल्टी क्या आती है, कोई सिंगल बेल्ट नहीं होती है, लोग आपस में जो है इकट्ठे होते हैं तो बाउंड्री को खींच पाना, डिवाइड कर पाना बहुत मुश्किल रहता। हम कितना ही ट्राई कर ले, लेकिन फिर भी जो है आज के टाइम पे भी इंडिया में मुस्लिम का परसेंटेज अच्छा खासा है और पाकिस्तान में भी हिंदुओं का परसेंटेज अभी भी है। तो कोई सिंगल बेल्ट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि हम बाउंड्री का पार्टीशन कैसे करेंगे, कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे कि इसके उस तरफ हिंदू और इसके इस तरफ जो है मुस्लिम आएंगे। फर्स्ट है देर वर 2 एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। दूसरा, जब पाकिस्तान को डिवाइड भी करा गया था तो वहाँ पे 2 टाइप की कंसंट्रेशन हमें दिखाई देती है, एक ईस्ट में हम कहेंगे और दूसरा हम कहेंगे वेस्ट में। यानी कि जब पाकिस्तान को डिवाइड करा गया तो एक इधर वाला है जिसको आज के टाइम पे हम कहेंगे बांग्लादेश, उस टाइम पे इसको कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि जब बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाती है तब भी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, जो एक ईस्ट की तरफ था और एक हम कहेंगे वेस्ट की तरफ था। यानी कि एक आज के टाइम के वाला पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। तो इधर वाले को बोला गया ईस्ट पाकिस्तान और इधर अब जो एक्चुअली पाकिस्तान है उसको उस टाइम पे बोला गया था वेस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। हमारे वेस्ट बंगाल के पास अभी बांग्लादेश है जो कभी ईस्ट पाकिस्तान होता था, बाद में ये पाकिस्तान से अलग होकर नई कंट्री बन जाता है 1971 में जो आगे आएगा। इधर वाला जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है तो बीच में काफ़ी सारा गैप है, मैनेज कर पाना, संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ऐसे कोई सिंगल बेल्ट नहीं है जिससे हम ये बता पाते कि इसके उधर हिंदू हैं, इसके इधर मुस्लिम है। जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए तब भी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बनाया गया, एक इधर वाला ईस्ट पाकिस्तान बोला गया और इधर वाला जो है वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, देर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट, एक वेस्ट में था एंड वन इन द ईस्ट। वेस्ट वाला ये पाकिस्तान जो आज के टाइम पे है और ईस्ट वाला बांग्लादेश है। देर वॉज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी ज्वाइन। ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप ऐसे तो है नहीं कि आप बांग्लादेश को खींच के इधर ले आओगे, इधर शिफ्ट कर दोगे, इतने सारे लोग वहाँ पे रहते। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन कर पाए और दोनों को आपस में मिला दे। पाकिस्तान जो है 2 ही टुकड़ों में रहेगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी अच्छा खासा है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं था दोनों को कर पाए। तो नेक्स्ट ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट कि जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान को बनाया जा रहा है मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स की डिमांड थी कि हम जो है अपने लिए एक अलग कंट्री बनाएंगे, अपना जो है पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उसमें सारे मुस्लिम्स एग्री नहीं करते थे। हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं था जो अलग ही कंट्री चाहता था, कुछ ऐसे थे पीसफुल नेचर के थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे या फिर अलग कंट्री की डिमांड नहीं कर रहे थे।
तो उसमें यही है फेमस लीडर जो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन था मुस्लिम होके भी पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इसका नाम आप ध्यान रखोगे, जो चाहते थे कि इंडिया का ही पार्ट रहे। तो